स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में हुए आम चुनाव के लगभग अब सभी परिणाम आ चुके हैं और नेपाल की जनता ने इन चुनावों में वो कर डाला जो पिछले 18 सालों में नहीं हो पाया। यानी कि इन चुनाव परिणामों के बाद नेपाल में गठबंधन की राजनीति का अंत हो गया है। चुनाव परिणामों में पिछले साल देश में हुए जेन ज़ी आंदोलन का भारी असर देखा जा रहा है। काठमांडू के मेयर रहे बालेंद्र शाह पर नेपाल की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इन चुनावों के बाद देश किस दिशा में जाएगा और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। 5 मार्च को नेपाल की जनता ने लोकतंत्र के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। यानी महज 4 साल पुरानी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर जनता ने 18 साल से चली आ रही परंपरा का अंत कर दिया। नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक पार्टी को पूरे 5 साल तक सरकार चलाने का जनादेश मिला। ताजा आम चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी देश की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है, जिसके नायक 35 वर्षीय बालेंद्र शाह उर्फ बालेन रहे। नतीजों के बाद अब रैपर से राजनेता बने बालेन का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आरएसपी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्टी को आनुपातिक मतदान प्रणाली में उसे 40 लाख से अधिक वोट मिले हैं। सीधे चुनाव में आरएसपी के खाते में अब तक 124 सीटें आई हैं और एक सीट पर भारी बढ़त बनाए हुए है। वहीं नेपाली कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहते हुए 17 सीट जीत चुकी है। नतीजों में सबसे करारा झटका ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल को लगा है, जिसे महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। जबकि 10 दलों के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी पुष्पकमल दहल प्रचंड की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 7 सीटें जीतकर हाशिए पर जाती दिख रही है। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक 40 लाख से अधिक वोट हासिल करने के साथ ही आरएसपी को कम से कम 40 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जिससे 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में उसकी कुल संख्या लगभग 164 हो जाएगी। ये बहुमत के लिए आवश्यक 138 सीट से काफी अधिक है। चुनाव नतीजों से साफ है कि नेपाल के लोग न सिर्फ पुरानी पार्टियों और उसके नेताओं से अजीज आ चुके हैं, बल्कि नेताओं के रिश्तेदारों पर लगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद होने लगे थे। दरअसल 1990 की बहुदलीय व्यवस्था के खिलाफ नेपाल में आवाज उठनी शुरू हुई तो संविधान सभा के तहत बनने वाली नई सरकार को सभी मुद्दों का हल माना गया। लंबे समय तक माथापच्ची के बाद 2008 में नई संविधान सभा के तहत हुए चुनाव के बाद सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन गठबंधन की राजनीति नेपाल में जनता के लिए वो समाधान नहीं ला पाई जिसकी जनता ने उम्मीद की थी। संघीय ढांचे के तहत साल 2017 में हुए चुनाव ओली और प्रचंड की अगुवाई वाले गठबंधन को 2/3 सीटें मिली थी, लेकिन ये गठबंधन भी अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। इसके बाद सालों तक बदलते गठबंधनों का दौर चलता रहा। ओली, दहल और शेर बहादुर देउबा के बीच कुर्सी दौड़ की वही पुरानी कहानी दोहराई गई, लेकिन नेपाल को नहीं मिली तो वो थी स्थिर सरकार। पिछले 18 सालों में नेपाल में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह सामाजिक जड़ों को इतना खोखला कर दिया था कि लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठने लगा। इसलिए 2025 आते आते भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे ने जेन ज़ी को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया। युवाओं की भागीदारी से शुरू हुए आंदोलन को साथ मिला रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह जैसे नेताओं का, जिन्होंने अभी नहीं तो कभी नहीं का फायदा उठाया। डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर नयन, नेपाल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है जो कुछ अब वहां पर नई सरकार बनने जा रही है उसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक जनतांत्रिक राष्ट्र है। किसी भी जगह जनतंत्र की अगर विजय होती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो देखिए, हमें स्वागत करना चाहिए। थोड़ा अभी जिसे कहते हैं अर्ली रिजल्ट्स है, और अर्ली रिजल्ट्स इन द सेंस कि देखिए नई सरकार आई है, नई दल आई है, एक नई वहां के लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कैसा है। लेकिन हमें देखिए कहीं ना कहीं नेपाल के जनतांत्रिक मूल्यों की भी प्रशंसा करनी होगी। जिस तरह से आपने जैसा जिक्र किया, जेन जी का आंदोलन से काफी चिंतित कर दिया था कि जनतांत्रिक तरीके से चुने हुए किसी भी सरकार को जिस तरह से हमारे आस पड़ोस में हटाया जा रहा है, अपदस्थ किया जा रहा है, और जैसे लोग आ रहे हैं जिनका कोई जनतांत्रिक चेहरा नहीं रहा है, न जनतांत्रिक उनकी कोई पृष्ठभूमि रही है, और वो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो एक जनतंत्र के लिए एक बड़ा संकट था। लेकिन जिस तरह से वहां की सरकार ने चलाया, जिस अंतरिम सरकार ने चलाया, जिस तरह से वहां की सेना ने एक बड़ा ही
सकारात्मक भूमिका निभाई। तो यह बड़ा ही एक, वैसे मानता हूं कि एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम। सर अब यहाँ पर सवाल यह है कि बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं उस आंदोलन में कुछ प्रमुख मांगे थी, जैसे नेपाल के संविधान को बदलना, वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको बदलना, तो इस सब के बीच क्या कुछ चुनौतियां बालेंद्र शाह के सामने होंगी? और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? देखिए, भारत तो हम उनके साथ रहेंगे, भारत तो हमेशा उनके साथ रहेगा। उनके हर एक सकारात्मक प्रयोग जो होगा उसके साथ भारत रहेगा। साथ ही वहाँ के जो विकास के लिए होगा, चाहे जनतांत्रिक मूल्यों के लिए होगा, चाहे वहाँ की स्थिरता के लिए होगा, तो भारत उनका साथ देगा। और हमारा बड़ा पुराना सांस्कृतिक और राजनीतिक, सैन्य, हर सुरक्षा, हर तरह का संबंध है, तो भारत उनको हमेशा साथ देगा। लेकिन जहां तक अपने बात खुद बालेंद्र शाह की, उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है। प्रचंड बहुमत के साथ साथ अपेक्षाएं भी काफी ऊंची हैं, और वहां की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जुड़ी हुई, काफी जटिल है। वहां के समाज से भी जुड़ी हुई है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है, तो उन्हें काफी सफाई का कार्य करना पड़ेगा। और वो कैसे कर पाते हैं? युवा है, एक जनरेशनल शिफ्ट जिसे बोला जा रहा है कि एक जनरेशनल शिफ्ट है, जिस युवा वर्ग ने परिवर्तन किया, आज उसी युवा वर्ग से एक पहचान आई है, एक प्रतिनिधित्व आया है। तो वह प्रतिनिधित्व हम आशा करते हैं कि यह प्रतिनिधि निश्चित ही उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेगी। और एक अंतिम सवाल सर, अगर नेपाल के राजनीतिक दलों की हम बात करें और पिछले एक दशक की हम बात करें, वहां पर जो नेतृत्व होता है उसके ऊपर आरोप लगते हैं, या तो चीन के एजेंडा को कैरी करने का आरोप लगता है या पश्चिमी एजेंडा को कैरी करने का आरोप लगता है। इन चुनाव में भी हमने देखा। बालेंद्र शाह के सामने इसको देखते हुए किस तरह की चुनौती होगी? देखिए, सबसे पहले तो पहले मधेशी माने जाते हैं शासक, तो उनके एक तो सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने यही रहेगी कि अपने मधेशी चरित्र को, अपने मधेशी छवि को, उनको बार बार उन पर एक आरोप लगते रहेंगे। देखिए, आरोप से जिस तरह से उन्हें जिताया गया है, वह एक जो ट्रेडिशनल डिविजन्स था, वहां एक कन्वेंशनल जो डिविजन्स था, उससे परे हटकर लोगों ने उन्हें चुना है। और देखिए, वहां बहुत दिनों तक जो वामपंथी जो एक व्यवस्था कहिए, उस व्यवस्था को उखाड़ फेंका है जनता ने। यह वामपंथी शासन के लिए कोई स्थान नहीं है। अब जनता एक नई तरह की आर्थिक व्यवस्था, एक नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था बनाएगी, और वो व्यवस्था कितनी उनके लिए सफल होगी, कितने उनके लिए उपयोगी होगी, यह समय ही बताएगा। ठीक है, लेकिन एक नई सोच आई है वहां पर। ठीक है। डॉक्टर नयन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।